स्टूडेंट, आज अपन नीट की जो 17 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रही है उससे रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको आने वाले जो पेपर है, जो 17 तारीख को जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड अपन ने क्या है कुछ आपके लिए मैंने मेहनत की है। उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको क्या है कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन उठने वाला है उनके ऊपर अपन क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं भी देखो आपको लास्ट टाइम पे क्या है पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज नहीं होता, मेन टॉपिक्स जो आपको क्या है देखने हैं उनको मैंने अपने क्या है सॉर्ट आउट किया है, जो पेपर के ऊपर लिख के लाए हैं उनको मैं थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर आपको क्या है डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको क्या है मैं भी ये वीडियो आपके लिए आने वाले पेपर के लिए क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो उसके। तो देखो सबसे पहले अपन 11th क्लास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? 11th क्लास की। तो देखो 11th क्लास के अंदर आपने देखा है लगभग कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो 60% आप कोई भी पेपर देख लो वहाँ से 11th से ही पढ़ता है। तो सबसे पहले अपन देखो चैप्टर वाइज अपन बात करेंगे। तो चैप्टर 1 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 4 जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। फर्स्ट कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप जानते हो, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी जानते हो, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उन चारों फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको क्या है क्लियर करते हुए जाना है। तो उनमें से क्या है, एक तो आपको क्या है Fg जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया, Fe जो वीक है और W से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, Fe जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ये Fn जो न्यूक्लियर फोर्स है भाई। इन चारों का आपको क्या है एक तो रेशियो डिसाइड करना है, 1:10 की पावर 25 रेशियो 10 की पावर 36 रेशियो 10 की पावर 38 रेशियो। तो एक तो ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद में ये आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके वीक, फिर सबसे जो कमज़ोर है वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपको इनका क्या है सीक्वेंस भी याद रखना है। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स, बट इसकी रेंज है वो क्या होती है बहुत कम होती है। रेंज आपने पढ़ रखी है वो कितनी होती है भाई? 10 की पावर -15 यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस आपने पढ़ रखे वो उसकी रेंज इसके इक्वल होती है। तो पहले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ के जाना है। सेकंड चैप्टर से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन उठने वाले हैं, तो वो कौन से हैं उनके ऊपर देखो फटाफट अपन चर्चा कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर से अपन देख रहे हैं तो डायमेंशन का क्वेश्चन क्या है आप देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और उसके अंदर आपने क्या है कि कहते हो कि सर बहुत सारी डायमेंशन है, सारी याद नहीं होती है, क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है। तो डायमेंशन बेटा क्या है डायरेक्ट हमें भी इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें भी आपको डायरेक्ट पूछते हो तो हमें भी याद नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेन चलाओगे तो डायमेंशन आपकी क्या है निकल आएगी। तो उसके लिए आपको क्या है मैंने कुछ सेलेक्टेड डायमेंशन आपके लिए चुनी है, उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, तो इनको आपको अच्छे से देख कर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमेंशन किस किस का देखना है, देखो इम्पल्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, आपका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, कौन सा भी ये आर गैस कांस्टेंट। इसके बाद में जैसे स्टीफन या वीन कांस्टेंट, ये इन सभी को अपन को क्या है देखते हुए जाना है। वीन्स कांस्टेंट, B=λT होता है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई। इसके बाद में स्टीफन कांस्टेंट, σ=E/T⁴, यानी यहाँ पे अपन क्या है E क्या होता है भाई, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या याद रखनी है, वॉट पर एरिया पर T⁴, यानी यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एनर्जी आ रही है वो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के ऊपर जितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है उसको मैं E से लिख रहा हूँ। और T⁴ यानी ये एनर्जी है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या है कुछ थोड़े से और याद रखे जाने, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट
यानी आपको L से इंडिकेट करते हैं, Q/M इसका फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ रखा है अभी। इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, यानी आपको जो अल्टरनेटिंग जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसको अपन क्या है L, सेल्फ इंडक्टेंस को L से लिखते हैं, M को म्यूचुअल से लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका C, कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और देख लेना भाई, ऑप्टिक्स का टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो ये मैंने कुछ सेलेक्टेड डायमेंशन आपके लिए छाटे थे। इन डायमेंशन को आपको लगभग क्या है हर कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इनको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। इसके बाद में देखो, ये तो डायमेंशन की बात होगी। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ वो है एरर का। भाई सेकंड पॉइंट कौन सा चूज कर रहा हूँ? एरर का। तो एरर से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछ लिया जाता है। तो एरर का भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर क्या है, एरर क्या है आपको याद रखना है, हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो प्लस में हो, चाहे आपके मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो या पावर में हो। तो पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी पावर इतनी है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स की पावर, जैसे एक आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x को डिनोट कर रहा हूँ, तो a की पावर 2, b की पावर 3 अपॉन √c और ये d, इस तरह से लिख दिया। तो a में परसेंटेज, b में ये आपको गिवन होगा और उसको सोल्व आउट करना है। तो 2 आगे आ जाएगा बेटा, a में परसेंटेज आता है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 इंटू इसका जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 इंटू b का परसेंटेज लिखना है, प्लस हाफ लिखना है, √ को क्या लिखना है, प्लस हाफ। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं करना है भाई, प्लस करना है आपको। और यहाँ पे सी में जो परसेंटेज है वो आ जाएगा और 1 इंटू डी में परसेंटेज है वो आ जाएगा। सभी को ऐड करते हुए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको आपको क्या है इजीली फाइंड आउट करना है। तो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों के अपन ने क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्कस कर दिए। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक छोटा सा पूछ लिया जाता है, वो क्या है, लिस्ट काउंट। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का है, स्क्रू गेज का है, तो वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 होता है और उसका 0.001 होता है। तो ये लिस्ट काउंट भी आपको थोड़ा सा देख कर जाना है। इसके बाद में आ जाओ आप क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी अपन थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, हर बार आता है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, तो उसको आपको तैयार करके जाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक अच्छा टॉपिक है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों इक्वेशन आपको आनी चाहिए। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपका उसकी इक्वेशन है वो पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा उसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम रेंज है, उनके बीच में रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको देख रखी है, मेरे को पता है। लेकिन लास्ट में एक बार क्या है, उनको सभी को एक बार फटाफट रिवाइज कर दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद में अपन देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलर मोशन, जो लेवल रोड है। अगला जो चैप्टर है अपन फोर्थ की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, आपको क्या पढ़ के जाना है अभी, जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो लेवल रोड है, लेवल रोड, उसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ रखा है अभी, μrg होता है। ठीक है, μrg, ठीक है। और इसके अलावा बंक रोड, इसका जो फॉर्मूला पढ़ के जाना है, बंक रोड, उस पर जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है। वो क्या होता है अभी, rg μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो इसको आपको क्या है अच्छे से तैयार करके जाना है। रूट लगाकर अपन क्या है कोई भी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखो अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी है, इलास्टिक कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी आपको क्या है तैयार करके जाना है भाई। चैप्टर 5 की बात कर रहा हूँ, तो 5th के अंदर आपको कोलिजन वाला और न्यूटन्स
जो न्यूटन्स ने जो लॉ दिया था कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है, जो ई की वैल्यू होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए तो 1 होती है, बाकी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में होती है। तो उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मे भी एक क्वेश्चन वहाँ से भी इजीली पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर बेटा अपना 7th चैप्टर है। देखो उसके अंदर अपन ने क्या क्या चूज किया है आपको लिए, तो आपको याद रखना है उसके अंदर सेंटर ऑफ मास। क्या याद रखना है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन ये जो आपका इनके बीच में देखो टो है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा है, थीटा है, इनके बीच में आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट रूप से मिलेगा। तो इसको मैं आपको क्या है पहले बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर आपको छोटा सा टॉपिक और है भाई रोलिंग मोशन। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रोलिंग मोशन के अंदर भी आपको क्या है, ये जो फॉर्मूला है √2gr 1 + k² ठीक है, इसको आपको क्या है थोड़ा सा देखते हुए जाना है, राइट। तो ये आपका 7th चैप्टर का मैंने आपको क्या है समरी बता दी, जो मेरे लिए क्या है आपके लिए जो मैंने सेलेक्टेड निकाला है वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसमें केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ में क्या बताया है कि 3 लॉ बताए हैं। केपलर ने क्या कहा था भाई, कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन न करके इलेप्टिकल पाथ के अंदर वो क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ साइकिल कर रहा है। इसके अलावा दूसरा उसने क्या बताया था कि जो एरिया फिक्स टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर कर रहा है कोई भी प्लैनेट, तो वही सेम इंटरवल के अंदर दूसरा प्लैनेट क्या है कवर करेगा, चाहे वो सन के पास हो चाहे वो दूर हो। तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ। तो इसके अंदर भी ये बात आपको ध्यान में रखनी, dA/dt का जो वैल्यू आती है L/2m के इक्वल आती है। वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, द रेट ऑफ एरिया। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कौन सा भाई, जो g की वैल्यू है, जो थर्ड लॉ है वो सुन लो, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A³ के। यानी आपको ये तीनों लॉ अच्छे से तैयार करके जाने हैं। लगभग एक क्वेश्चन इस पर भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखो g की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उसको भी थोड़ा सा देख कर जाना है। स्मॉल g जो हाइट के अकॉर्डिंग और डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है उसको आपको देख कर जाना है। अच्छा एक क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इलास्टिक वेलोसिटी, ये जो स्केप वेलोसिटी, सॉरी स्केप वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे भाई, स्केप वेलोसिटी की। तो इससे भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये अपनी क्या है फर्स्ट बुक क्या है लगभग कंप्लीट हो गई है, इसको आपको तैयार करके जाना है। कौन सी भाई, 11th क्लास की। अब देखो सेकंड जो बुक है वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, चैप्टर 9 के ऊपर। तो चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़कर जाना है, यंग मॉडुलस। क्या पढ़ना है भाई इसमें, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, यंग्स मॉडुलस को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके ऊपर लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा फिर अपन बात करेंगे नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 10। तो 10 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। इसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसके बाद में एक रेनॉल्ड नंबर भी पढ़ के जाना है भाई, रेनॉल्ड नंबर, ये भी आपको क्या है पढ़ के हुए जाना है। तो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर और पास्कल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आपको हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये एक
एक तरह से ये मान लो कि फ्लूइड जो मैकेनिक्स है उसके अंदर एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से उठता है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में देखो अपन अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं 11 की। तो 11 चैप्टर के अंदर अपन क्या है, जो टेम्परेचर स्केल है उसको आपको पढ़ कर जाना है भैया। टेम्परेचर स्केल, जो 4 टेम्परेचर स्केल मैंने आपको बताए थे, जैसे डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, आपका र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है, इनको आपस में कैसे चेंज किया जाता है एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे देखो लेटेंट हीट की। किसकी बात करेंगे? लेटेंट हीट की, ठीक है। इसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ये टेम्परेचर वाला, तो इनसे लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डेफिनेट रूप से, अच्छे से तैयार करके जाओगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भाई। फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे भाई, जो थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर क्या है, आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये अच्छे से तैयार करके जाना है। जीरोथ लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। फिर इसके अलावा सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लांक का है और क्लासियस का है। तो दोनों को स्टेटमेंट को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो तीनों लॉ अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कार्नोट इंजन जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो आपको मिलेगा भाई इसके अंदर। इसमें तीनों तो लॉ गए, फर्स्ट, सेकंड और जीरोथ लॉ, ठीक है। इसके अलावा कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। इसके ऊपर इफिशियंसी जो नीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1 है ना, तो इसके ऊपर भी डेफिनेट रूप से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, या टेम्परेचर की जगह Q1 Q2 भी दे सकता है, तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में आ जाओ 13 वाला जो चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, KTG। तो उसके अंदर आपको क्या है, लॉ ऑफ इक्विपेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मीन फ्री पाथ, 2 ही टॉपिक दे रहा हूँ मैं आपको। क्या ले रहा हूँ भाई? लॉ ऑफ इक्विपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है भाई? मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद में आ जाओ भाई 14 के ऊपर। तो 14 के ऊपर देखो अपन हमेशा ध्यान में रखते हैं ओसिलेशन वाला है। तो ओसिलेशन के अंदर क्या करना है आपको, तो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसकी इक्वेशन SHM, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन, आपकी एक्सेलरेशन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और ये तो इनकी इक्वेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है विद ग्राफ अच्छे से, और इनमें क्या रिलेशन होता है वो भी आपको देख कर जाना है। इसके बाद में सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसके बाद में एक रेजोनेंस कंडीशन, फिर आ जाओ 15 नंबर चैप्टर के ऊपर। तो 15 नंबर चैप्टर है वो क्या कह रहा है, वो अच्छे से देख लो भाई। वेव्स वाला चैप्टर है, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, बीट और लास्ट है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। तो ये एक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। तो ये अपना क्या था, पूरा 11th का पोर्शन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड किया है।
पेपर आपका एनसीईआरटी बेस ही आना है। एनसीईआरटी के अलावा बेस्ट बुक आपके पास और कोई दूसरी नहीं है। एनसीईआरटी आप अच्छे से तैयार कर लो, बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं, ये 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, अपन इनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से आप उसको क्या है करके जाओ। तो ये अपना क्या था भाई, 11th का पूरा सिलेबस आपको मैंने डिस्कस कर दिया। मेन टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को डेफिनेट रूप से मिलेगा। ओके, अब देखो अपन 12th के टॉपिक्स की बात करेंगे। तो 12th के टॉपिक्स के अंदर नीट के लिए मैंने जो आपके लिए सिलेक्टेड चुने हैं, उनमें से देखो अपन चैप्टर वाइज ले लेते हैं। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, 12th क्लास की। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको देखो चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के अंदर आपको क्या क्या याद करना है, कूलॉम्स लॉ। इसके ऊपर निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा भाई, आपको एक निश्चित रूप से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो कूलॉम्स लॉ है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, निश्चित रूप से एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है कि आपको किस तरह से न्यूमेरिकल्स की जो आपने प्रैक्टिस की है वो इसके ऊपर निश्चित रूप से मिलेगा। इसके बाद में देखो अपन बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इसकी बात करेंगे। इसके बाद में अपन ने बात की थी टॉर्क की। तो टॉर्क को अपन ने टो से लिखा था, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जो मैंने फॉर्मूला आपको सीख रखा है पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला आ जाता है, इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल दे सकता है आपको। इसके बाद में अपन इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे भाई। गाउस लॉ एंड एप्लीकेशंस, तो इसके ऊपर भी एक डेफिनेट रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को अच्छे से तैयार करके जाना है, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से मैंने जो सिलेक्टेड 4-5 टॉपिक निकाले हैं आपको लास्ट ईयर के पेपर देखते हुए, तो वो आपको ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल वाला जो सेकेंड चैप्टर है उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, देखो पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। फिर इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। इसके बाद में अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। इसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको निकाले, इनके फटाफट आपको रिवाइज करते हुए जाना है। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल की वजह से आपका पोटेंशियल कितना होता है, उसका जो मेन फॉर्मूला है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके ऊपर वर्क डन जो होता है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, तो वो कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल को बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, उसको भी देखो इनिशियल में आपको जो पढ़ा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन 0 होता है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो उसको लाने के लिए, यूनिट चार्ज को लाने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, अभी एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। तो उसको फटाफट आपको रिवाइज करना है। इसके बाद में अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने क्या देखा है कि C का जो फॉर्मूला निकलता है, तो C इक्वल्स टू क्या पढ़ा अभी अपने, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसको अभी आपको क्या है ध्यान में रख के जाना है। मीडियम में पार्शियल रूप से फील्ड है और एक इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अब नेक्स्ट अपने आएगा, तो उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर भी आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। एक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हाफ CV² होता है, तो इसको अपन तीनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू
जो फॉर्मूला है CV लगाकर अपन इसको तीनों रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर अपन बात करते हैं किसकी भी, थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में देखो आपको क्या क्या करना है। इसमें क्या करना है भाई, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेल्स, EMF, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा फिर आपको देखना है सेल्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल दोनों सेल्स का कॉम्बिनेशन देखना है। फिर इसके बाद में किरचॉफ्स लॉ, इसके बाद में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये आपको देखते हुए जाना है। पोटेंशियोमीटर, ये आपको क्या है भाई, देखते हुए जाना है। यहाँ से आपको एक निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है, न्यूमेरिकल आपको पूरी रूप से तैयार करके जाना है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में देखो मैग्नेटिक फील्ड एक जो है वो उसके बारे में है, और लोरेंज फोर्स। इसके बाद में साइक्लोट्रॉन है, बायो-सावर्थ लॉ है। बायो-सावर्थ लॉ और उसकी जो एप्लीकेशंस है, इसके साथ भी एप्लीकेशंस भी ऐड कर लेना है इसकी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन यानी इसके जो यूजेज है उसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एम्पियर्स लॉ, क्या याद करना है, एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। 2 ही एप्लीकेशन है, सोलेनॉइड और टोरॉइड, उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर आपको याद रखना है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर, इनको भी आपको तैयार करके जाना है, पैरेलल वायर, ठीक है। और इसके बाद में आपका बचता है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर, एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको याद रखना है मैग्नेटिक जो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये 2 डेफिनेशन है, वो उसको ध्यान में रखना भाई। एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके बाद में मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज वाइज लॉ, क्यूरी वाइज लॉ, और लास्ट है भाई BH कर्व है, ठीक है। इनके ऊपर भी बेसिक रूप से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यूरी और क्यूरी वाइज लॉ, तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये अपना क्या था भाई,
चैप्टर 5 तक का आपको डिटेल लिखा दी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आपने लिख लिया होगा। आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ पेपर होने के बाद में जस्ट अपन वापस चर्चा करेंगे, तो उसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से भी आपको पूरा पेपर मिलेगा। ये अपना 100% वादा है आपसे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जस्ट अगले वाली जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस और देख लेते हैं भैया अपन। नेक्स्ट देखो भाई, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या आएगा? फैराडे लॉ, ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ, ईडी करंट, ईडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एल और एम, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करके हुए जाना है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7। अल्टरनेटिंग करंट वाले में आपको एसी जो चैप्टर है अपना एसी वाला, तो उसमें IRMS जो अपन वैल्यू निकालते थे, RMS वैल्यू, RMS और पीक वैल्यू, तो RMS और I नोट जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको रिलेशन को देख कर जाना है। इसके बाद में LCR सर्किट को आपको देख कर जाना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा। रेजोनेंस की कंडीशन को देख कर जाना है। और लास्ट है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, इस सभी को आपको क्या है अच्छे से तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी और दो यूजेज आपको याद रहने चाहिए। इनकी क्या करनी है भाई? फर्स्ट में तो क्या करना है? प्रॉपर्टीज, और सेकंड में आपको इनके यूजेज आपको आने चाहिए भाई, यूजेज। ठीक है, ये आपको EMF वेव में आपको इजीली तैयार करके जाना है। फिर आपके लास्ट आ जाता है रे ऑप्टिक्स, बड़ा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वहाँ से क्वेश्चन आपके 3 उठेंगे, तो उस तीनों क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे? एक डेफिनेट रूप से प्रिज्म से क्वेश्चन उठने वाला है। प्रिज्म को अच्छे से तैयार करके जाओगे भाई। प्रिज्म के बाद में आपके कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, और दूसरा है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप। ये 3 टॉपिक मैंने यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। इसके अलावा देखो पावर ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, आपकी वाटर के अंदर कैसे चेंज होती है, और आपकी दूसरे मीडियम में कैसे चेंज होती है, तो उसके ऊपर भी एक मिरर जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, उससे जो स्फेरिकल सरफेस वाला जो फॉर्मूला निकलता है उसी का यूज़ करते हुए अपन उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये 3 तो मस्ट हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद अलावा आपको कुछ खास नहीं पढ़ के जाना है। इसके बाद अपन बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जैसे आई मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम में सिर्फ आपके क्या जाता है भाई, माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको आपको इजीली तैयार करके जाना है। फाई इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए कंडीशन क्या होती है 0 से 2 पाई 4 पाई, और इसके लिए जो वैल्यू होती है फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई पाई 3 पाई
5, ठीक है, ओड नंबर आते हैं और उसमें इवन नंबर आते हैं। तो इंटेंसिटी वाले के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा फिर अपन डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, सिंगल स्लिट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट की वजह से आपको क्या कितना डिफ्रैक्शन हो रहा है उसको भी देखकर जाना। पोलराइजेशन के अंदर भी आपको एक मेल्स लॉ लगता है, उसको भी देख के जाना है भाई, मेल्स लॉ, ठीक है, इसको भी आपको देख के जाना है। ये अपना क्या है, वेव के अंदर आपको बेसिक ये चीज़ें तैयार करके जानी है। फिर अपन बात करते हैं ड्यूल नेचर वाले चैप्टर की। तो ड्यूल नेचर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, देखो चैप्टर नंबर 11। तो ड्यूल नेचर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ के जाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा क्या पढ़ना है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें तैयार करके जानी है। इसके अलावा अपन यहाँ पे इसके जो ग्राफ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो सारे अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद में अपन देखो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो एटम वाले चैप्टर की। तो एटम 12 का चैप्टर है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ के जाना है अभी, बोर मॉडल्स, बोर मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि इसके भी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना 13 का न्यूक्लियर, उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फोर्स रिएक्टर, ठीक है। इन सभी के ऊपर अपन को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिएक्टर के अंदर आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से तैयार करके जानी है कि इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। लास्ट टॉपिक अपना बचा है सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, उसके अंदर भी आप फटाफट देख लो, बिल्कुल ईजी सा, सबसे ईजी चैप्टर है वो, पीएन जंक्शन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा अपन को क्या पढ़ना है, हाफ वेव और फुल वेव, रेक्टिफायर, फोटो सेल, सोलर सेल, ठीक है, एलईडी, और लास्ट में है लॉजिक गेट। ठीक है जी, यहाँ से आपको डेफिनेट रूप से लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया हाफ वेव फुल वेव से एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक इनमें फोटो सेल सोलर सेल, इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपना क्या था नीट का, मैंने कंप्लीट आपको मेन जो टॉपिक थे वो कंप्लीट आपको अच्छे से समझा दिए। थोड़ा ही टाइम बचा है, फटाफट इनको रिवाइज कर लो। कोई भी बच्चा क्या है इन टॉपिक्स के अलावा न पढ़े, क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन क्या है उठता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे बेटा इतना ही टाइम रहता है, तो आपके लिए इतनी मेहनत की है तो उसका फ़ायदा आपको सभी को मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के तक ये नीट के जो भी तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों तक ये पेपर पहुँचना चाहिए, ताकि आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।